हार तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं अभिराज आपके अपने यूट्यूब चैनल स्नेही एजुकेशन सेंटर पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हमने जो आज की टॉपिक लिया हुआ है भारत की नदियाँ। और ये टॉपिक जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान से समझिएगा। अगर हम समझने की कोशिश करें तो भारत की नदियों को हम दो मुख्य भाग में बांटकर पढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और हिमालय की नदियाँ। अगर हम समझे तो जैसे कि हमारा ये जो भारत का निचला क्षेत्र है जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं, आपको पता होगा प्रायद्वीप हम उस क्षेत्र को कहते हैं जो तीनों तरफ भूखंड से घिरा हुआ हो। ठीक है, तो जो नदियाँ प्रायद्वीप इन क्षेत्रों से निकलती है उसे हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पढ़ते हैं। ठीक है, इसे हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे हिमालय की नदियों के बारे में, जिसमें हिमालय की नदियों को हमने तीन मेन रिवर सिस्टम में बांट कर रखा पढ़ेंगे। ठीक है, पहला नदी सिस्टम जो है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरा है गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो आज हम सिर्फ सिंधु नदी तंत्र के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक समझिएगा चीज़ों को। तो हम समझने की कोशिश करें आगे, तो हो क्या रहा है, जो सिंधु नदी तंत्र है उसका उद्गम क्षेत्र को पहले हम समझते हैं, मतलब वो कहाँ से निकलती है। तो तिब्बत में या फिर आप चीन बोलो, तिब्बत में एक क्षेत्र है। ठीक है, तिब्बत में एक क्षेत्र है मानसरोवर झील। क्या है? मानसरोवर झील। उसके समीप एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर मतलब हिमनद। हिमनद का मतलब जो बर्फ की बड़ी बड़ी टुकड़ियाँ जब तैरने लगती है तो उसे हम हिमनद कहते हैं, मतलब बर्फ की नदी आप कह सकते हैं। वहाँ पे ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, किसी किसी बुक में आपको मिलेगा सानोख्याम्बम ग्लेशियर या सानोख्याम्बम हिमनद। आपको ऑप्शन में एग्जाम में जो दोनों में से रहेगा आप उसी को टिक लगाएंगे। ठीक है, तो तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी, अगर हम समझे तो जैसा मैं आपको पढ़ाऊंगा भू आकृति विज्ञान में, काराकोरम श्रेणी है, फिर लद्दाख श्रेणी है, जास्करा श्रेणी है, और यही लद्दाख श्रेणी जब बढ़ करके तिब्बत की ओर जाता है तो हम उसको कैलाश पर्वत श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी, तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी मानसरोवर झील के समीप सानोख्याम्बम हिमनद से उद्गम होता है सिंधु नदी तंत्र का। ठीक है, और इसकी लंबाई को अगर हम समझे तो लंबाई है 2880 किलोमीटर, और भारत में सिर्फ लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम समझे तो ये मानसरोवर झील से निकल करके भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। ठीक है, और लद्दाख में एक क्षेत्र है लेह। ठीक है, लेह के समीप से होकर के ये निकलती है और पाकिस्तान में जाती है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि लेह शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में ही इसकी जो सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये जो सहायक नदियाँ हैं ये इससे जाकर के पाकिस्तान में एक जगह है मिठान कोट, वहाँ पे जाकर के मिल जाती है, और उसके बाद ये अपना सारा जल लेकर के अरब सागर में गिराती है। तो सिंधु नदी तंत्र का मुहाना कहाँ है? अरब सागर। उद्गम कहाँ है? तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी, मानसरोवर झील, आप याद रख सकते हैं। यहीं से तीन नदियाँ निकलती है, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। सतलज नदी भी यहीं से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं से निकलती है। ठीक है, ओके, तो अगर हम आगे समझने की कोशिश करें तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र और सतलज, ये तीनों नदियाँ जो है इसे हम पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र कहते हैं। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का मतलब क्या है अगर हम समझें तो जो नदियाँ हिमालय की उत्पत्ति से पहले से बह रही है। ठीक है, क्योंकि हिमालय जो है ना वहाँ पर टेथिस सागर था। मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब हिमालय के बारे में पढ़ाऊंगा तो डिटेल से समझाऊंगा। तो हिमालय की उत्पत्ति होने से पहले से ये तीनों नदियाँ बह रही है, इसलिए इन्हें पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, और ये तीनों नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ, क्योंकि सिर्फ एक देश में ना बह करके तीन तीन देश में बहती है। जैसे सिंधु नदी जो है चीन में बहती है, चीन से निकली तिब्बत से, उसके बाद भारत में चली गई, फिर पाकिस्तान में गई और पाकिस्तान में जाकर के फिर अरब सागर में जल गिरा रही है। और सतलज नदी भी चीन से निकलती है, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, फिर जाकर के मिल जाती है कहाँ? सिंधु नदी में। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भी चीन, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से पुकारा जाता है। मैं बताऊंगा आपको जब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ाऊंगा तो।
अब इसकी सहायक नदियों को अगर हम समझने की कोशिश करें, सिंधु नदी की सहायक नदियों को, तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है, जैसे कि मान लो कोई नदी इस की धारा जो है इस तरह से बह रही है, तो इसका बायां किधर हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा सर। तो इस तरफ से जो आकर के नदियाँ मिलेगी, सॉरी कोई नदी किधर से बह रही है, इधर से, तो इसकी बाईं तरफ से जो आकर के नदियाँ मिलेगी वही इधर हो जाएगा, और दायां तट किधर हो जाएगा, इधर साइड। ठीक है, मतलब आप अगर उल्टे साइड खड़े हो जाओ जिधर से आप पढ़ रहे हो, तो इधर हो जाएगा इसका दायां तट और इधर हो जाएगा बायां तट। ठीक है, तो बाएं तट पर आकर मिलने वाली सहायक नदियों को अगर हम समझें, तो सबसे पहले मिलती है झेलम। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पांचों नदियों को पंचनद नाम से जाना जाता है, याद रहेगा आपको, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। उसके अलावा और भी नदियां हैं जो बाएं तट पर मिलती है, जैसे है जास्कर, स्यांग, सिगार, गिलगित। जास्कर, स्यांग, सिगार और गिलगित। इसके अलावा दाएं तट पर अगर हम समझे, जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो दाएं तट पर सिंधु नदी से आकर के मिलती है, वो है श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल। श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल। ठीक है, याद हो गया आपको, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, स्यांग, सिगार, गिलगित बाएं तट पे, श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल दाएं तट पे। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये पंच नदियाँ जो है वो मिठानकोट में सिंधु से मिल जाती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। गिलगित के समीप जो है सिंधु नदी गार्ज का निर्माण करती है, गिलगित के समीप। ठीक है, गार्ज का निर्माण, गार्ज क्या होता है सर, तो गार्ज जो है वो भी आकार की कोई घाटी होती है, जैसे कि नदियाँ जब बहती है, ठीक है, तो अपर्दित करते हुए अपने आसपास के क्षेत्र को अपर्दित करते हुए बहती है, तो भी आकार की घाटी जब गहरी हो जाती है, कुछ इस तरह से हो जाती है, तो उन्हें हम गार्ज कहते हैं या महाखड्ड कहते हैं, गार्ज या फिर महाखड्ड। तो गिलगित के समीप सिंधु नदी गार्ज का निर्माण करती है, जिसे सिंधु गार्ज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे हम समझे, तो सिंधु नदी समझौता 1960 में हुआ था। ठीक है, सिंधु नदी समझौता कब हुआ था, 1960 में। क्या होता था, जल को लेकर के विवाद हुआ करता था, क्योंकि ये नदियाँ जो है पाकिस्तान में पानी ले जा रही है, तो कितना पानी हमारा भारत यूज करे, कितना पानी हमारा पाकिस्तान यूज करे, इस बीच इस सोच को लेकर के झगड़े हुआ करते थे। तो उसी को लेकर के सिंधु नदी समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि पूर्वी तीन नदियां जो है रावी, ब्यास और सतलज, उसका 80% भारत इस्तेमाल करेगा और 20% पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। पूर्वी तीन नदियां का 80% भारत और 20% पाकिस्तान, और पश्चिमी तीन नदियां जो है सिंधु, झेलम और चिनाब, उसका 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% इंडिया यूज करेगा। ठीक है, बड़ा अच्छा सॉल्यूशन निकाला गया। ठीक, इसके बाद हम समझते हैं झेलम नदी के बारे में। कोई दिक्कत आपको, सिंधु नदी कहाँ से निकल रही है, तिब्बत के कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के समीप चेमायूडिंग ग्लेशियर से। कहाँ उसका मुहाना है, उसका मुहाना है आपका अरब सागर में। अब हम समझते हैं इसकी जो सहायक नदियाँ थी, झेलम, जिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, तो इनके बारे में अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो झेलम नदी जो है, इसका उद्गम जो है वो जम्मू कश्मीर में, ठीक है, किस राज्य से हो रहा है, सॉरी अभी यूनियन टेरेटरी हो गया ना जम्मू कश्मीर हमारा, तो जम्मू कश्मीर के समीप एक बेरीनाग के समीप शेषनाग झील, कौन सी झील है, शेषनाग झील से निकलकर, ठीक है, कहाँ से निकल रही है ये, बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। देखो ऑप्शन देखना है आपको, कभी कभी बेरीनाग लिखा हुआ मिलेगा, कभी ऑप्शन में शेषनाग झील रहेगा, कभी जम्मू कश्मीर रहेगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, शेषनाग झील से निकल रही है, और उसके बाद वो उल्लर झील है ना, मीठी पानी की झील है ना, भारत की सबसे मीठी पानी की झील उल्लर झील जम्मू कश्मीर में, उल्लर झील से होते हुए गुजरती है। जैसे ये नदी आ रही है, बीच में उल्लर झील है, इससे होते हुए गुजरती है और पाकिस्तान में जाकर के चिनाब नदी से मिल जाती है। समझ में आया, शेषनाग झील से निकलती है और उल्लर झील से होते हुए पाकिस्तान में जाके चिनाब से मिल जाती है। उद्गम हो गया शेषनाग झील, मुहाना हो गया चिनाब नदी। कोई दिक्कत, चलो इसकी अगर हम समझे, तो ये जो है श्रीनगर में है ना, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी, ठीक है, श्रीनगर के पास, ठीक है, विसर्प करती है। विसर्प करने का मतलब कुछ इस तरीके से कर्व के रूप में है ना, तो विसर्प कहाँ करती है, श्रीनगर के समीप। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। झेलम नदी की लंबाई 724 किलोमीटर और सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर। ठीक है, टोटल लंबाई चीन, भारत, पाकिस्तान मिला करके। ठीक है,
और यह नदी जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा से होकर के बहती है। जैसे हमारा जो ये है हमारा सिर, ठीक है, तो ये सीमा रेखा से होकर के बहती है, ठीक है ना। कौन नदी? झेलम नदी। तो पूछा जाएगा सवाल आपसे कि कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा से होकर के बहती है, तो आपका जवाब क्या होगा? झेलम नदी। तो झेलम नदी पे डैम बनाया गया जिसे मंगला डैम के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी पे एक डैम बनाया गया जिसे मंगला डैम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और दो परियोजनाएं चलाई जाती है, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। दोनों परियोजनाएं झेलम नदी पे चलाई जाती है, ठीक है। कहाँ पे है? क्षेत्र जम्मू कश्मीर। तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सहायक नदी को समझने की कोशिश करें तो अगला सहायक नदी चिनाब नदी है, ठीक है। तो चिनाब नदी कहाँ से निकल रही है, उसका उद्गम क्षेत्र को समझे तो बारालाचाला दर्रे से। जैसे मान लो ये दर्रा है आपका, ठीक है, पास बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ से दो नदी निकली, चंद्र और भागा। ये दोनों नदी जब मिलती है तो चिनाब कहलाती है। चंद्र और भागा मिल करके चिनाब नदी कहलाती है। तो चिनाब नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पे है? बारालाचाला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है बारालाचाला दर्रा, ठीक है। चिनाब नदी पर 3 परियोजनाएं चलाई गई है, ठीक है। बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। झेलम पे तुलबुल और उरी, चिनाब पे बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती। आपको याद कराता जाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम समझे तो अगला नदी सहायक नदी जो है सिंधु की वो है रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी, ठीक है। रावी नदी के बारे में समझे तो बृहद हिमालय से निकलती है। जैसा आपको पता होगा हम हिमालय के क्षेत्र को क्या करते हैं? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय में बांट कर पढ़ते हैं ना। आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा आपको जब भू आकृतिक भूगोल के बारे में समझाऊंगा तो, ठीक है। तो रावी नदी जो है बृहद हिमालय के रोहतांग दर्रा, कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा रोहतांग दर्रे से निकलकर चंबा घाटी से होते हुए चिनाब से मिल जाती है। झेलम भी चिनाब से मिल गई, रावी भी चिनाब से मिल गई, ठीक है। कहाँ से निकल रही है? रोहतांग दर्रे से। देखो ऑप्शन में या तो रोहतांग दर्रा रहेगा या तो हिमाचल प्रदेश रहेगा, याद रहेगा आपको? चलो ठीक। और इस नदी पे जो परियोजनाएं चलाई जा रही है, चमेरा परियोजना। कौन सी परियोजना? चमेरा परियोजना और थीन परियोजना। थीन परियोजना कहीं रंजीत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 परियोजनाएं हो गई, चमेरा और थीन। किस नदी पर? रावी नदी पर बनाई गई है, ठीक है। इसके बाद अगली जो सहायक नदी है वो है ब्यास नदी। कौन सी नदी? ब्यास नदी, ठीक है। एक और चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, ऐसे सवाल नहीं पूछा जाता। रावी नदी की जो लंबाई है वो 725 किलोमीटर है। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है लेकिन रेयरली पूछा जाएगा, ठीक है। फिर भी आप ध्यान रखेंगे रावी नदी की लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। अब हम समझे ब्यास नदी के बारे में। तो ब्यास नदी जो है, जो 5 नद है ना, पंचनद, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इस 5 नदियों में ब्यास नदी केवल है जिसका प्रवाह केवल भारत में है, केवल भारत में, ठीक है। रोहतांग दर्रे के पास, ये भी कहाँ से निकल रही है? रोहतांग दर्रा। रावी कहाँ से निकल रहा है? रोहतांग दर्रा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रे के पास ब्यासकुंड से निकलती है। कहाँ से? ब्यासकुंड से निकलती है और कुल्ली घाटी से होते हुए, कुल्ली घाटी से होते हुए हरिके नामक स्थान पर सतलज से मिलती है। ब्यास किससे मिल जा रही है? सतलज से। रावी किससे मिल रहा है? चिनाब से। झेलम किससे मिल रहा है? चिनाब से, ठीक है। तो ब्यास सतलज से मिल जा रही है, मुहाना मतलब सतलज नदी। और जहाँ पे मिलती है सतलज से, इनके संगम को हरिके बैराज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हरिके बैराज के नाम से जाना जाता है। और इसी हरिके बैराज में से इंदिरा गांधी नगर, भारत की सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन नहर इंदिरा गांधी नहर बसाया गया है, ठीक है, जिससे राजस्थान को पानी मिलता है, ठीक है, ओके। तो अगर हम समझे तो सतलज नदी के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें, यह नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है। देखो 3 नदियाँ, कभी कभी सवाल पूछा जाता है ना, कौन सी 3 नदियाँ जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है? सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, तीनों नदियाँ जो है तिब्बत से निकल रही है मानसरोवर झील के समीप से, ठीक है। तो मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से इसका उद्गम क्षेत्र है सतलज का। वहाँ से निकलने के बाद ये सिपकीला दर्रे से होते हुए चिनाब से मिल जाती है। सतलज भी किससे मिल जा रही है? चिनाब से, ठीक है। और इस नदी पर एक इम्पॉर्टेंट परियोजनाएं बनाई गई है जिसे हम भाखड़ा नांगल परियोजना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भाखड़ा नांगल परियोजना के नाम से, ठीक है। तो याद हो गया आपको, हमने पढ़ा सिंधु नदी तंत्र के बारे में, जिसकी 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और
सतलज। तो उम्मीद करता हूँ कि सिंधु नदी तंत्र आपको समझ में आ गया होगा। जिन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करके बताइए, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों तक पहुँचाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। एंड लास्टली थैंक यू। जय हिंद।